सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 में गणित में एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और बायोलॉजी में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों हम कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या बताया जाता है। और बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आइए बच्चों, शुरू करते हैं गणित का एक नया पाठ जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। इसी को हम अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों, इस पाठ में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स तथा सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित यानी कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं भूमिका से। जानते हैं सम्मिश्र संख्या a जमा आयोटा b के प्रारूप की एक संख्या जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं, एक सम्मिश्र संख्या परिभाषित करती है। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं, सम्मिश्र संख्या z, इसे हम z से संबोधित करते हैं, बराबर है a जमा आयोटा b, जहां पर आयोटा जो है वह i से दर्शाया जाता है तथा a और b दोनों ही वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो चलिए बच्चों, भूमिका में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सम्मिश्र संख्या के कुछ और तथ्य। सम्मिश्र संख्या यानी z बराबर a जमा आयोटा b, इसके लिए a जो है वह वास्तविक भाग कहलाता है। इसे हम REZ लिखते हैं यानी रियल पार्ट ऑफ z। ठीक उसी प्रकार जो b होता है वह काल्पनिक भाग कहलाता है, जिसे हम IMZ लिखते हैं यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, सम्मिश्र संख्या के कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ बताया गया है z बराबर 2 जमा 5 आयोटा, जहां हमारा जो वास्तविक भाग है वो REZ बराबर 2 है तथा काल्पनिक भाग जो IMZ है वह 5 है। चलिए बच्चों, इसका एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक सम्मिश्र संख्या परिभाषित की गई है z बराबर ऋणात्मक 1 जमा √3i। तो इसका जो वास्तविक भाग है यानी REZ वो ऋणात्मक 1 है तथा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी IMZ काल्पनिक भाग √3 है। इसी के साथ बच्चों चलिए देखते हैं आखिरकार दो सम्मिश्र संख्याएं कब बराबर होती हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, दो सम्मिश्र संख्याएं ली गई हैं, z1 बराबर a जमा आयोटा b तथा z2 बराबर c जमा आयोटा d। यह दोनों समान होंगे यदि a बराबर होता है c के और b बराबर होता है d के। इन दोनों का ही अनिवार्य है होना, सिर्फ एक के होने से यह सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर नहीं होती। अर्थात जो पहली संख्या है सम्मिश्र, उसका काल्पनिक भाग बराबर होना चाहिए दूसरी सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग के। ठीक उसी प्रकार पहली सम्मिश्र संख्या का जो हमारा वास्तविक भाग है वह बराबर होना चाहिए दूसरी सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग के। तो चलिए बच्चों, दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर कब होती है यह हमने जाना। अब इसे और अच्छे से समझते हैं एक उदाहरण की सहायता से। उदाहरण कहता है यदि 4x जमा 3x माइनस y आयोटा बराबर है 3 जमा आयोटा ऋणात्मक 6 के, यानी यह दोनों सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर हैं और दिया गया है कि x और y दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं, तब हमें x और y का मान ज्ञात करना है।
तो चलिए बच्चों इसका हल देखते हैं। हल में हमें देखना है, सबसे पहले हमें दिया क्या है। हमें दे रखा है कि यह दोनों सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर है। आगे बढ़े तो हमने देखा कि दोनों ओर के जो वास्तविक और काल्पनिक भाग हैं उनको हमें समान लेना है। क्यों? क्योंकि यही तो सबसे आधारभूत स्थिति होती है कि दो सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर हो जाए। ऐसा करने पर हमें प्राप्त होता है 4x बराबर है 3 के तथा 3x माइनस y जो है वह बराबर है ऋणात्मक 6 के। यदि बच्चों आप इसको अपनी पुस्तिका में हल करके देखें तो आप पाएंगे x का मान आता है 3/4 तथा y का मान आता है 33/4। तो हमने पढ़ा दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर कब होती हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं सम्मिश्र संख्याओं के बीजगणित पर। पहली चीज हम इसमें पढ़ेंगे दो सम्मिश्र संख्याओं का योग यानी एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स तथा दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम दो सम्मिश्र संख्याओं के योग से। तो आपने देखा यहाँ पर आपको दो सम्मिश्र संख्याएं दे रखी हैं, z1 बराबर a जमा आयोटा b तथा z2 बराबर c जमा आयोटा d। यदि मैं इन दोनों का योग लूं तो वो कैसे होगा बच्चों? हमें देखना है कि पहली सम्मिश्र संख्या का जो वास्तविक भाग है a वो जोड़ना चाहिए दूसरी सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग c से। ठीक उसी प्रकार यदि मैं काल्पनिक भाग की चर्चा करूं तो पहली सम्मिश्र संख्या का जो काल्पनिक भाग है b वह जुड़ेगा दूसरी सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग d के साथ। तो इससे हमें दोनों का योग प्राप्त होता है। आइए बच्चों इसे देखते हैं एक उदाहरण की सहायता से और अच्छे से समझते हैं। z1 एक सम्मिश्र संख्या दी गई है 2 जमा 3 आयोटा तथा z2 जो दी गई है वह दी गई है -6 जमा 5 आयोटा। यदि मैं इन दोनों का योग लूं तो बच्चों आप देख सकते हैं दोनों के वास्तविक भागों को जोड़ा गया है 2 और ऋणात्मक 6 को जोड़ा है तथा दोनों के ही काल्पनिक भागों को जोड़ा गया है 3 जमा 5। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है 2 और ऋणात्मक 6 को जोड़ा जा रहा है। चिन्ह जो है वो ऋणात्मक रहेगा क्योंकि 6 जो है वह 2 से बड़ा होता है। चिन्ह ऋणात्मक रहेगा और 6 से 2 घटाने पर हमें 4 प्राप्त होता है, यानी जो हमें सम्मिश्र संख्या परिणाम में प्राप्त हुई वह है ऋणात्मक 4 जमा 8 आयोटा। तो चलिए बच्चों देखते हैं सम्मिश्र संख्याएं जो है उनका योग किन प्रगुणों को संतुष्ट करता है। पहला है समवर्त नियम। इस नियम के अनुसार दो सम्मिश्र संख्याओं का जब आप योगफल लेते हैं तो वह पुनः एक सम्मिश्र संख्या होती है। आइए बच्चों इसको समझते हैं और अच्छे से उदाहरण की सहायता से। समवर्त नियम द क्लोजर लॉ, इसमें हमने देखा दो सम्मिश्र संख्याएं दी है। जब हमने इनका योग लिया तो हमने देखा हमें उत्तर प्राप्त होता है ऋणात्मक 4 जमा 8 आयोटा, जो स्वयं एक सम्मिश्र संख्या है, यानी दो सम्मिश्र संख्याओं का जो योग है वह पुनः एक सम्मिश्र संख्या होता है। इसी के साथ आगे बढ़े, हमने देखा दूसरा नियम क्रम विनिमय नियम यानी द कम्यूटेटिव लॉ। तो जब हमने Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं जो है इनको जोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ ऋणात्मक 4 जमा 8 आयोटा। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले हमने Z1 में Z2 को जोड़ा। यदि मैं इनका क्रम बदल के सेम वैसी ही सम्मिश्र संख्याएं ली गई है जैसे पहले ली गई थी, 2 जमा 3 आयोटा ऋणात्मक 6 जमा 5 आयोटा, कुछ नहीं किया है बच्चों, सिर्फ क्रम बदल दिया है। Z2 में हमने Z1 को जोड़ दिया है। जोड़ने पर हमने देखा परिणाम में हमें फिर से प्राप्त होता है ऋणात्मक 4 जमा 8 आयोटा। इससे हमें यह सीखने को मिलता है बच्चों कि क्रम का विनिमय यानी क्रम बदलने जाने पर अगर आप दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो अगर आप उनका क्रम बदल देते हैं तो परिणाम में जो सम्मिश्र संख्या हमें प्राप्त होती है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो चलिए बच्चों बढ़े चलते हैं अगले नियम की ओर। साहचर्य नियम यानी द एसोसिएटिव लॉ। इसमें हमने देखा
तीन सम्मिश्र संख्याओं को लिया गया है। अब मैंने क्या किया, पहले लिया योग Z1 और Z2 का। इनका योग लेने पर हमें प्राप्त होता है ऋणात्मक 4 जमा 8 आयोटा। अब जब इन दोनों के योग के साथ मैं जोड़ूं तीसरी सम्मिश्र संख्या को, तब मुझे प्राप्त हुआ ऋणात्मक 3 जमा 12 आयोटा। पहले मैंने Z1 और Z2 इन दोनों का योग लिया है, फिर इनके योग के साथ मैंने Z3 को जोड़ा। आइए बच्चों करते हैं एक और तरीके से इसको हल। अब मैंने इसमें क्रम परिवर्तन कर दिया। मैंने Z2 के साथ Z3 को पहले जोड़ा तो मुझे प्राप्त होता है ऋणात्मक 1 जमा 9 आयोटा। अब इन दोनों के योग के साथ मैं जोड़ती हूँ सबसे पहले वाले सम्मिश्र संख्या यानी Z1 को। जोड़ने पर मुझे प्राप्त होता है ऋणात्मक 3 जमा 12 आयोटा। बच्चों आप देख सकते हैं इसमें भी ठीक वही हुआ है। साहचर्य नियम यानी द एसोसिएटिव लॉ हमें ये कहता है कि आप दूसरी तीसरी के योग के साथ पहली सम्मिश्र संख्या का योग ले या फिर पहली और दूसरी सम्मिश्र संख्या का योग तीसरी के साथ ले। क्रम परिवर्तन से जो परिणाम में हमें सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। योगात्मक तत्समक का अस्तित्व यानी द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। सम्मिश्र संख्या 0 जमा 0 आयोटा 0 के द्वारा दर्शाया जाता है। योगात्मक तत्समक अथवा 0 सम्मिश्र संख्या जो होती है वह कहलाता है, जिससे कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या Z जो है वह बराबर हो जाती है अपने के ही यदि उसमें 0 का योग किया जाए। इस पूरे नियम का अर्थ यह है बच्चों, अगर आप किसी भी सम्मिश्र संख्या में 0 सम्मिश्र संख्या को जोड़ते हैं तो आपको परिणाम स्वरूप वही सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है। तो अगला नियम देखते हैं, योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व यानी द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या Z बराबर A जमा आयोटा B के लिए हमें सम्मिश्र संख्या ऋणात्मक A जमा आयोटा ऋणात्मक B यानी ऋणात्मक Z के द्वारा दर्शाया जाता है, ऐसा कुछ प्राप्त होता है जो कि योगात्मक प्रतिलोम अथवा Z का ऋण कहलाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि Z को मैं ऋणात्मक Z के साथ जोड़ूं तो मुझे 0 प्राप्त होता है और यही नियम जो है योगात्मक तत्समक में हमने पढ़ा था। तो चलिए बच्चों प्रगुणों को समाप्त करते हुए बढ़े चलते हैं अगले बीजगणित की ओर। दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। इसमें हमने दो सम्मिश्र संख्याएं ली, Z1 बराबर A जमा आयोटा B तथा Z2 बराबर C जमा आयोटा D। यदि मैं इनका अंतर लूं तो आप देख सकते हैं Z1 में से Z2 को घटाया जा रहा है। तो पहले सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग से दूसरे सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग को घटाना है, यानी A माइनस C जमा आयोटा में। ठीक काल्पनिक भाग में भी उसी नियम का हमें पालन करना है, तो B माइनस D। इसी को बच्चों आप उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। आपको एक सम्मिश्र संख्या दे रखी है Z1 बराबर 6 जमा 3 आयोटा तथा Z2 बराबर 2 ऋणात्मक आयोटा। बच्चों ये जो 2 ऋणात्मक आयोटा दिख रहा है, इसको अगर आप ठीक से समझना चाहें तो ये कुछ नहीं है, 2 जमा ऋणात्मक 1 का आयोटा के साथ गुना है। तो यहाँ पर इस सम्मिश्र संख्या का जो काल्पनिक भाग है वो ऋणात्मक 1 हुआ। अब जब हमने इसका अंतर देखा बच्चों, तो वास्तविक भाग से तो वास्तविक भाग घटाया गया, यानी 6 से 2 घटाया गया तथा काल्पनिक भाग में 3 में से ऋणात्मक 1 को घटाया जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। 6 में से 2 गया, बचता है 4 तथा 3 में से जब आप ऋणात्मक 1 को हटाते हैं तो वह बचता है 4, यानी 4 जमा 4 आयोटा। तो चलिए बच्चों इसी के साथ मैं इस अध्याय को समाप्त करती हूँ। आज हमने पढ़ा सम्मिश्र संख्याओं के योगफल के बारे में, दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर कब होती हैं तथा दो सम्मिश्र संख्याओं के अंतर के बारे में। इसी के साथ अध्याय को समाप्त करते हुए मैं आपसे विनती करना चाहूंगी, घर जाइए अपने प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। किसी प्रकार की संदेह तथा सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया अध्याय पढ़ेंगे। इसमें हम जैव अणु के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जैव अणु की परिभाषा, रासायनिक संगठन, उपापचयज और वृहत जैव अणु के बारे में पढ़ेंगे। जैव अणु की परिभाषा: एक अणु जो एक जीवित जीव द्वारा निर्मित होता है उसे जैव अणु कहते हैं। किसी भी यौगिक के लिए अगर हमें इसकी रासायनिक संरचना का विश्लेषण करना है तो हमें निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। पहले हम एक जीव उत्तक को ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल के आधार के साथ पीसते हैं, जिसके बाद एक गाढ़ा कर्दम यानी स्लरी प्राप्त होता है और फिर उसे महीन कपड़े में छानते हैं और इसके बाद हम दो अंश प्राप्त करते हैं। एक अंश जो अम्ल में घुला होता है उसे निस्यक कहते हैं व दूसरा अंश अम्ल में अभिलय है जिसे धारित कहते हैं। जीवित जीवों में अकार्बनिक तत्व और यौगिक पाए गए हैं। हम इसके बारे में कैसे जानते हैं? जीव उत्तकों की थोड़ी मात्रा को तौलकर शुष्क कर ले, जिससे संपूर्ण जल वाष्पित हो जाता है। बचे हुए आधार से शुष्क भार प्राप्त होता है। यदि उत्तकों को पूर्ण रूप से जलाया जाए तो सभी घटक सूत्र कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर गैसीय रूप में अलग हो जाते हैं। बचे हुए पदार्थ को हम भस्म कहते हैं। इस भस्म में अकार्बनिक पदार्थ मिलते हैं। अकार्बनिक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम मिलते हैं। अकार्बनिक यौगिक जैसे सल्फेट, फॉस्फेट आदि अम्ल घुलनशील अंश जल में मिलते हैं। उपापचयज: उपापचयज दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक उपापचयज कार्बनिक यौगिक जिन्हें व्यक्ति प्राणी उत्तकों में ज्ञात कर सकता है, ये ज्ञात कार्य करते हैं। वह सामान्य कार्य की प्रक्रिया में इनका कार्य ज्ञात है। द्वितीयक उपापचयज: जब कोई भी जीव कोशिकाओं का विश्लेषण करे तब जो पदार्थ प्राथमिक उपापचयज के अतिरिक्त मिले तो उन्हें द्वितीयक उपापचयज कहते हैं। अब हम द्वितीयक उपापचयज के कुछ उदाहरण देखेंगे। वर्णक जैसे कैरोटीनॉइड्स और एंथोसायनिन्स। एल्कलॉइड्स जैसे मॉर्फिन, कोडेसिन आदि। टर्पेनॉइड्स जैसे मोनोटर्पीन, डायटर्पीन। आवश्यक तेल जैसे नींबू घास तेल आदि। टॉक्सिन जैसे एब्रिन और रीसिन। लेक्टिन्स जैसे कॉनकेनेवलिन ए। ड्रग्स जैसे विनब्लेस्टिन और करक्यूमिन आदि। बहुलक पदार्थ जैसे रबर, गोंद और सेलुलोज। वृहत जैव अणु: अम्ल में घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिकों की एक सामान्य विशेषता है कि इनका अणुभार 18 से 800 डाल्टन के आसपास होता है। अम्ल अभिलय अंश में केवल 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसैकेराइड व लिपिड्स मिलते हैं। लिपिड्स के अतिरिक्त इस श्रेणी के यौगिकों का अणुभार 10,000 डाल्टन या इसके ऊपर होता है। इस कारण से जैव अणु अर्थात जीवों में मिलने वाले रासायनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक वे जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम होता है, उन्हें सामान्यतः सूक्ष्म अणु या जैव अणु कहते हैं, जबकि जो अम्ल अभिलय अंश में पाए जाते हैं उन्हें वृहत जैव अणु या वृहत अणु कहते हैं। लिपिड्स के अतिरिक्त अभिलय अंश में पाए जाने वाले अणु बहुलक पदार्थ होते हैं। वास्तव में लिपिड्स कम अणुभार के यौगिक होते हैं। वे ऐसे नहीं मिलते, बल्कि कोशिका झिल्ली और दूसरी झिल्लियों में पाए जाते हैं। जब हम उत्तकों को पीसते हैं तब कोशिकीय संरचना विघटित हो जाती है। कोशिका झिल्ली व अन्य दूसरे झिल्लियां टुकड़ों में विखंडित हो जाती है तथा पुट्टिका बनाती है जो जल में घुलनशील नहीं है। इस कारण से इन झिल्लियों की पुट्टिका के रूप में टुकड़े अम्ल अभिलय भाग के साथ पृथक हो जाते हैं, जो वृहत आणविक अंश का भाग होते हैं।
सही अर्थ में लिपिड्स वृहत अणु नहीं हैं। इस वीडियो में हमने सीखा जैव अणु की परिभाषा, रासायनिक संगठन, उपापचयज और वृहत जैव अणु के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। धन्यवाद। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ सांतत्य तथा अवकलनीयता का भाग 9, जो कि इस पाठ का आखिरी भाग है। पिछले वीडियोस में हमने जाना सांतत्य क्या था, अवकलनीयता क्या थी, उनके बीच कैसे संबंध थे, और साथ ही हमने ये जाना विभिन्न प्रकार के फलनों का अवकलज किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रोले का प्रमेय और माध्यमान प्रमेय। तो चलिए शुरू करते हैं पहले विषय के साथ और देखते हैं सबसे पहले एक परिभाषा। रॉल्स थ्योरम कहती है, मान लीजिए कि f एक फलन है जो समृद्ध अंतराल AB से R में परिभाषित है। समृद्ध अंतराल होता क्या है? समृद्ध अंतराल एक ऐसा अंतराल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको चौकोर ब्रैकेट से दर्शाया जाता है और इसका मतलब होता है कि इस अंतराल में A भी आएगा, B भी आएगा और उसके बीच की सभी संख्याएं आएंगी। और कहा गया है कि ये फलन f समृद्ध अंतराल AB में संतत है तथा विवृत अंतराल A, B में अवकलनीय है। विवृत अंतराल क्या होता है? देखने में तो समृद्ध अंतराल जैसा ही लग रहा है, बस फर्क इतना है कि इसका जो ब्रैकेट है वो गोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पे फर्क ये होता है कि विवृत अंतराल AB में ना तो A आता है और ना B आता है, बल्कि इसके बीच की सभी संख्याएं आती। फलन विवृत अंतराल AB में अवकलनीय है और साथ में कहा गया है FA बराबर है FB के, जहां A और B कोई वास्तविक संख्याएं हैं। तब विवृत अंतराल AB में किसी ऐसे C का अस्तित्व है कि F' C बराबर है 0 के। आइए इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एक फलन है जो समृद्ध अंतराल AB से R में परिभाषित है। समृद्ध अंतराल AB में वह फलन संतत भी है और AB विवृत अंतराल में अवकलनीय है। साथ ही ये भी दिया गया है कि फलन का बिंदु A पर मान बराबर है फलन का बिंदु B पर मान के। और विवृत अंतराल A और B, इसमें एक ऐसी संख्या C का अस्तित्व है कि जब आप फलन का अवकलज निकालते हैं और उसमें यह बिंदु C डाल देते हैं तो F' C जो है वो 0 के बराबर हो जाता है।
आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे विशिष्ट फलनों के आलेख देखते हैं जो रोले के प्रमेय की परिकल्पना को संतुष्ट करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि A और B के मध्य स्थित वक्र के बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की प्रवणता पर क्या घटित हो रहा है। रोले के प्रमेय का यथायथ यही दावा है कि y बराबर fx के आलेख के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कुछ अन्य नहीं अपितु उस बिंदु पर fx का अवकलज है और आलेख में कम से कम एक बिंदु पर प्रवणता जो है वो शून्य होती है। अब इसी पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा है फलन y बराबर x स्क्वायर जमा 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए जब a का मान -2 और b का मान 2 है। फलन y बराबर x स्क्वायर प्लस 2 समवृत्त अंतराल -2,2 में संतत है और विवृत अंतराल -2,2 में अवकलनीय है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम f का बिंदु a पर मान निकालेंगे और f का बिंदु b पर मान निकालेंगे। बिंदु a था -2, तो जहां जहां x है वहां पर -2 लिख दीजिए। तो -2 का वर्ग जमा 2 क्या होगा, 4 जमा 2 6। और जब आप फलन का मान निकालेंगे बिंदु b पर तो ठीक वही करना है, जहां जहां x था वहां वहां आप 2 डाल देंगे। तो f 2 पर आएगा 2 का वर्ग जमा 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो यहां से हमको प्राप्त हो गया कि f का मान a बिंदु पर और b बिंदु पर एक जैसा है, यानी पहली स्थिति जो है वो तो हमारी पूर्ण हो गई। संतत है समवृत्त अंतराल में, अवकलनीय है विवृत अंतराल में और fa बराबर हो गया है b के। अब रोले के प्रमेय के अनुसार कोई एक ऐसी संख्या होगी -2,2 के बीच जिसके लिए f' जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले f' निकालते हैं। fx हमारा है x स्क्वायर जमा 2, तो f' क्या होगा 2x, क्योंकि x स्क्वायर का आप जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको 2x प्राप्त होगा और 2 का अवकलन तो 0 हो जाएगा क्योंकि वह अचर पद है। अब f' जो है वो 2c हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x 2x था तो c की जगह 2c हो जाएगा। आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो c का मान आपको 0 के बराबर प्राप्त होगा और 0 जो है वो -2 और 2 के बीच में आता है, यानी विवृत अंतराल -2 और 2 के बीच में एक संख्या 0 ऐसी है जो f' को 0 बनाती है, यानी रोले का प्रमेय जो है वो यहाँ सत्यापित होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला विषय देखते हैं, माध्यमान प्रमेय। माध्यमान प्रमेय कहती है मान लीजिए कि f एक फलन है जो समवृत्त अंतराल AB से R में परिभाषित है और समवृत्त अंतराल AB में फलन जो है वो संतत है और विवृत अंतराल AB में अवकलनीय है। तब अंतराल a, b जो कि विवृत है उसमें किसी ऐसे c का अस्तित्व है कि f' बराबर होता है f(b) माइनस f(a) बटे में b माइनस a के। तो यहाँ पर एक फलन है जो कि समवृत्त अंतराल से R में परिभाषित है। समवृत्त अंतराल में वह फलन संतत है और विवृत अंतराल में अवकलनीय है। तब समवृत्त अंतराल जो है उसमें तो नहीं, लेकिन विवृत अंतराल AB में किसी एक ऐसी संख्या का अस्तित्व होगा C, जिसे हम कह सकते हैं, और वो इस संबंध को सत्यापित करेगी। संबंध है f' बराबर है f(b) माइनस f(a) बटे में b माइनस a के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और माध्यमान प्रमेय जो है इस पर आधारित एक फलन का आलेख देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस आकृति से स्पष्ट है कि f(b) माइनस f(a) बटे में b माइनस a बिंदुओं a, f(a) और b, f(b) के मध्य खींची गई एक छेदक रेखा की प्रवणता है। माध्यमान प्रमेय में ही कहा गया था कि विवृत अंतराल में अवकलनीय है और समवृत्त अंतराल में संतत है। तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा आप C, FC से खींचते हैं
वो a, fa तथा b, fb बिंदुओं के बीच खींची गई छेदक रेखा के समांतर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं। अंतराल समृद्ध जो दिया गया है 2,4, उसमें फलन fx बराबर x स्क्वायर के लिए माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। सबसे पहले फलन fx परिभाषित है x स्क्वायर और किस अंतराल में संतत है? समृद्ध अंतराल 2,4 में और विवृत अंतराल 2,4 में अवकलनीय है। अब क्या करेंगे आप? सबसे पहले निकालेंगे f डैश x जो कि हो जाएगा x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन यानी 2x जो कि अंतराल 2,4 में परिभाषित है और ये अंतराल विवृत अंतराल है। तब अब हम निकालेंगे f का मान a पर और f का मान b पर। तो f का मान a पर यानी 2 पर होगा 2 का वर्ग जो कि 4 आएगा। अब जब मैं f का मान b पर निकालूंगी तो वो क्या होगा? b का वर्ग यानी 4 का वर्ग जो कि 16 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। f का मान a पर प्राप्त हुआ 4 और f का मान b पर हुआ 16। संबंध जो हमें सत्यापित करना है वो क्या था? f डैश c बराबर था f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटे में b माइनस a के। अब f डैश x था 2x तो f डैश c हो जाएगा 2c और f ऑफ b की जगह आप लिखेंगे f ऑफ 4 माइनस f ऑफ a की जगह लिखेंगे f ऑफ t और b माइनस a की जगह 4 माइनस 2। कुछ नहीं किया है, a और b का जो मान है वो उनके स्थान पर रख दिया है। f ऑफ 4 आया था 16 माइनस f ऑफ 2 आया था 4 तो 16 माइनस 4 और नीचे है 4 माइनस 2 तो 16 माइनस 4 होगा 12 और 4 में से 2 गया बचा 2। जब आप 12 को 2 से भाग देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा 6। अब माध्यमान प्रमेय के अनुसार f डैश c जो कि 6 है वो बराबर हो गया किसके? 2c के। तो जब आपने ऐसा निकाला तो 2c बराबर हुआ 6 के और c बराबर हो गया 3 के। अब 3 जो है वो 2 और 4 के बीच की ही एक संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी संख्या 2 और 4 के बीच में आती है जो कि माध्यमान प्रमेय के संबंध को सत्यापित करती है। यानी जो फलन x स्क्वायर था वो माध्यमान प्रमेय को समृद्ध अंतराल 2,4 पे और विवृत अंतराल 2,4 पे सत्यापित करता है। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ आया होगा। घर जाइए प्रश्नावली 5.8 में दिए गए जितने प्रश्न हैं उनका निरंतर अभ्यास कीजिए। इन दोनों ही प्रकार में से एक ना एक प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और संक्षेप में देखते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा रोले का प्रमेय और माध्यमान प्रमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या सीखेंगे। अगली वीडियो में करेंगे इस पूरे चैप्टर पे बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें हम सांतत्य, अवकलनीयता, विभिन्न प्रकार के फलनों का अवकलज किस प्रकार निकाला जाता है वो, और साथ में रोले का प्रमेय और माध्यमान प्रमेय पर आधारित प्रश्नों का चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम आपके अध्याय मानव जनन को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने निषेचन और अंतरोपण के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम भ्रूणीय परिवर्धन, प्रसव और दुग्ध स्रवण को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने इस कोरक पुट्टी यानी कि ब्लास्टोसिस्ट के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर अंतर कोशिका समूह यानी कि इनर सेल मास होता है, जो कि पोष कोरक की कोशिकाओं से घिरा होता है। अंतरोपण के बाद ये अंतर कोशिका समूह 3 परतों में विभेदित हो जाता है, जो कि है बाह्य त्वचा, अंतस्त्वचा और इन दोनों के बीच की परत मध्य जनस्तर। आइए अब भ्रूणीय परिवर्धन को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर कोरक पुट्टी गर्भाशय की दीवार से चिपका हुआ है और यहाँ तक हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अभी दोस्तों, इस समय ऋतुस्राव भी हो सकता है, लेकिन वो होता नहीं है क्योंकि ये कोरक पुट्टी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसा एक हार्मोन HCG उत्पन्न करने लगती है। HCG यानी कि मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन। दोस्तों, इस हार्मोन की वजह से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन का संपर्क टूट जाता है और ये HCG सीधा पित्तपिंड यानी कि कॉर्पस लूटियम से संपर्क करती है, ताकि पित्तपिंड लगातार एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को उत्पन्न करता रहे। जब प्रोजेस्टेरोन ज्यादा मात्रा में होगा तो ऋतुस्राव नहीं होगा। और एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये कोरक पुट्टी यहाँ पर गर्भाशय के हार्मोन को नियंत्रित कर रही है, जिससे कि एक संरचना बनती है जिसे हम प्लेसेंटा यानी कि अपरा कहते हैं। अब इसको समझते हैं। यह परिवर्धनशील भ्रूण और मातृ कोशिका के बीच एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति और भ्रूण द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने की सुविधा प्रदान करता है। अब दोस्तों, अपरा के बनने के बाद ये भ्रूणीय स्टेज में चला जाता है, जहां पर ब्लास्टोसिस्ट विभेदित होकर भ्रूण में बदल जाता है, जो कि एमनियोटिक सैक में होता है और अपरा से जुड़ा होता है। 8 हफ्ते बाद हम इसको फीटस कहते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। अब दोस्तों, इस भ्रूण से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न हो रहा है। और साथ ही में एक और हार्मोन उत्पन्न करेगा जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिन, जो कि जोड़ों में लचीलता प्रदान करता है। और एक और हार्मोन उत्पन्न करेगा जो कि है HPL यानी कि मानव अपरा लैक्टोजन। ये सारे हार्मोन कुछ काम करते हैं, जैसे कि भ्रूण का विकास, स्त्रियों में दुग्ध स्रावण को शुरू करना और ग्लूकोज को फीटस तक लाने का आदेश देना। अब दोस्तों, आप सभी को एक और चीज इसमें याद रखनी है। जो महत्वपूर्ण हार्मोन होते हैं ये मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन यानी कि HCG, मानव अपरा लैक्टोजन यानी कि HPL और रिलैक्सिन हार्मोन, ये सिर्फ किसी स्त्री में गर्भावस्था के दौरान ही उत्पन्न होते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन। मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन गर्भावस्था के प्रारंभिक समय में कॉर्पस लूटियम के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। यह पहली तिमाही के दौरान हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का स्राव करने के लिए कॉर्पस लूटियम को अनुमति देता है। दूसरा हार्मोन है मानव अपरा लैक्टोजन यानी कि HPL। HPL एक पॉलीपेप्टाइड प्लेसेंटल हार्मोन है। इसकी संरचना और कार्य मानव विकास हार्मोन के समान है। ये भ्रूण की ऊर्जा आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए गर्भावस्था के दौरान मां की उपापचयी स्थिति को संशोधित करता है और ये स्तन विकास भी करता है। तीसरा हार्मोन है रिलैक्सिन। अपरा द्वारा स्रावित एक हार्मोन जो गर्भाशय ग्रीवा का विस्तार करता है
और प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन की क्रिया के लिए गर्भाशय को तैयार करता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और प्रसव को समझते हैं। शिशु के वितरण की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं जो हल्के गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त यानी कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। आइए इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अब दोस्तों प्रसव के कुछ हफ्ते पहले जो अपरा होगी वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को उत्पन्न कर रही होगी बहुत ज्यादा मात्रा में। यह हार्मोन कोमल मांसपेशियों पर काम कर रहे हैं जिससे कि संकुचन ना हो। लेकिन अब एस्ट्रोजन ही सिर्फ उत्पन्न हो रहा है और जो फीटस है वो भी कोर्टिसोल उत्पन्न करेगा, जो कि अपरा को संकेत देगा और ज्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन को उत्पन्न करने को। अब कुछ विशिष्ट कोशिकाएं फीटस की ऑक्सीटोसिन उत्पन्न करती है जो कि मायोमेट्रियल कोशिकाओं के रिसेप्टर से जाके जुड़ जाता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स उत्पन्न होने लगते हैं। ये दोनों गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन का आदेश देते हैं। धीरे धीरे संकुचन की वजह से लेबर शुरू होगा। लेबर का सबसे पहला चरण है डायलेशन, जिसमें कि फीटस की सिर की वजह से ग्रीवा फैलने लगेगी। जब ग्रीवा पूरी तरह से फैल जाएगी तो मादा धक्का लगाएगी और एक्सपोजन चरण में शिशु बाहर आ जाएगा। डिलीवरी के 30 मिनट के अंदर ही अपरा भी बाहर आ जाएगा, जिसको हम प्लेसेंटल चरण कहते हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और दुग्ध स्रवण यानी कि लैक्टेशन को समझते हैं। स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध स्रवण कहते हैं। दुग्ध स्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तनीय या खीस यानी कि कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। यहाँ पर दोस्तों आपका अध्याय मानव जनन खत्म होता है। इस वीडियो में हमने भ्रूणीय परिवर्धन को समझा, हमने प्रसव को जाना और साथ ही में हमने दुग्ध स्रवण की भी चर्चा करी। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को समझेंगे। धन्यवाद। We should know how to handle, not only how to handle the success, how to handle the failures. Particularly you are in the management environment, Wharton. I want the young people to understand how to
manage the failure. Because any task you do, you have to come across problem. Problem should not become the captain of the individual or the project chief. The project chief should become the captain of the problems and defeat the problem and succeed. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations. In every field of human endeavor, whether science, medicine, sports, arts or technology, the names of the people who imagined the impossible are engraved in our history. By breaking the limits of their imagination, they change the world. You take C.V. Raman, you take Newton, you take Einstein, you take Chandrasekhar. By breaking the limits of their imagination, they change the world. If you want to be discoverers, if you want to be innovators, I am going to give you what type of characteristic you must have. Invention and discoveries have emanated from creative minds that have been constantly working and imagining the outcome. The telephone, he was imagining the outcome in the mind. With imaging and constant effort, all the forces of the universe work for that inspired mind, thereby leading to invention discoveries. Sir, I would like to hear from you a few tips for the upcoming generation to succeed in life. Well, succeeding life, I have already told you. Yes, sir. You have to do 4 things, okay? Number 1, great aim. Great aim. I will have great aim. I will have great aim. I will continuously acquire knowledge. Oh, I will do hard work. I will do hard work. I will persevere I will persevere and succeed. and succeed. Okay, that's the mantra. Thank you, sir. Thank you so much. You have many accomplishments. You've written books. You've served as president. You're an aerospace engineer. You've been a professor. But you say the title you like best is the title of teacher. Why is that? You know, I had a teacher when I was a young boy, 10 years boy, wartime, the Second World War going on. At that time, I used to see in my class, 5th class teacher, science teacher, he entered the classroom and we used to see the radiation of knowledge from him. When he enters the classroom, my teacher, I see a radiation of purity of life. And the way he taught, my dream got shaped. What should be my way of life? He is the person, the teacher gave me the vision of my life when I was a young fellow. Now a teacher has got a fantastic opportunity to grow minds, to enrich the minds and give the dreams to the young people and nurture the dreams with them, and they will become a great human being. Sometime they will become better than you, but better than the teacher. So that opportunity you have. I will have great aim. I will continuously acquire knowledge. Oh, I will do hard work. I will persevere and succeed. कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है
बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो, आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो बीईपीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।